बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, उसकी एमसीक्यू समझेंगे। तो जो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं वो ये लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड। जो हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, उसको क्या कहा जा सकता है? क्या उसको डिग्री भी कहा जा सकता है, या इंटीजर, रूल, या नन ऑफ दिस? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डिग्री। अच्छा, ये अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो उसके अंदर जिस जगह पर ये पहला यानी कि चैप्टर नंबर जो 9 है, उसके जो पहला पेज है, उसके ऊपर ये पोलिनोमियल फंक्शन को इन्होंने डिफाइन किया। साथ ये उन्होंने बताया हुआ है कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है या हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम ना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये जो इसका जो पहला एमसीक्यूज है उसका ये जवाब है, डिग्री जवाब है। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है वो ये लिखा है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 इज। इसकी आपने डिग्री बतानी है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। तो हाईएस्ट पावर इधर कितनी है? 2 है। तो इस वजह से जो इसकी डिग्री होगी ना वो किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल होगी। तो डिग्री क्या होती है? जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स की पावर कुछ नहीं लिखी है। अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 है, तो ये पावर कम है। लेकिन इधर एक्स की पावर जो ज्यादा वाली है वो 2 है, इस वजह से इसकी जो डिग्री है ना वो किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं, व्हेन द पोलिनोमियल 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x-6 इज डिविजिबल बाय x-2। अगर हम इसको x-2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? तो ये भी क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर एक एग्जांपल है। ये वो है, ये देखें, 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x-6। इसको अगर हम x-2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 4 आता है। तो बाकी आपको डिवाइड करने का तरीका आता होगा कि ये देखें, 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x-6 लिखा हुआ है, और इधर बाहर हमने क्या लिखना है जी? x-2 लिखना है। अब आपने ना ये जो 3x³ है ना, इसको आप ना डिवाइड कर लें इसके साथ, x के साथ। तो आंसर कितना आएगा? 3x²। जो 3x² आएगा ना, इसको आप ऊपर लिखें 3x² को। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3x³ हो जाएगा, और ये 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और इसके साथ x² आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम इसके साइन चेंज करते हैं। अच्छा, साइन चेंज करने के बाद हम इसकी ना कटिंग कर देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 6 को आप माइनस करें तो 4 आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, यानी कि -4x² प्लस 13x-6। अब ये जो हमारे पास नंबर है ना, ये लिखा हुआ है 4x², और इधर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, -4x आएगा। ये जो -4 है ना, इसको आपने ऊपर लिख लेना। अब इसको आप ना मल्टीप्लाई करें, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -4x को x के साथ, ये आ जाएगा -4x²। फिर ये माइनस माइनस प्लस, और 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 आ जाएगा x। अब इसके हमने ना साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 13 में से 8 को आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 5x, और -6 इधर आ जाएगा। अच्छा, फिर ये आप 5x लें, और यहाँ से ये जो एक्स है ना, ये वाली टर्म लेगी, इसके कैंसिल कर होकर ना 5 आंसर आएगा। तो यानी कि +5 आप इधर लिख लें। अब ये जो +5 है, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 5x माइनस 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अच्छा, अब इसके साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज होने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। +10 -6 करेंगे तो +4 आएगा। तो ये इसका रिमाइंडर है। तो इस तरीके से ना इसको सॉल्व किया जाता है। ये इधर सॉल्व हुआ होगा, तो एक बार ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि ये इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये 4 इसका जो आंसर है वो दुरुस्त आंसर है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं, इफ द पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री, आगे ये फिल द ब्लैंक्स है, इज डिवाइडेड बाय x-a, then no x term exists in the remainder, then f of a is the remainder
यानी कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है ना कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी जो यानी कि एफ एक्स है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए कि उसको हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करें और एंड पर जो हमारे पास जो टर्म है ना एक्स वाली, नो एक्स टर्म एग्जिस्ट, के हमारे पास आंसर में ना एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो जब हमारे पास यानी कि आए और हमारे पास रिमाइंडर में एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये देखे ना, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है ना इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है। तो ये किस सूरत में होता है, तो इसका भी ना जवाब इस जगह पर दिया हुआ है। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट पढ़ें तो ये देखें, इफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अगर एन की डिग्री कितनी हो, यानी कि डिग्री पोलिनोमियल की कितनी हो, एन की वैल्यू वन या वन से बड़ी हो, तो फिर अगर हम उसको एक्स माइनस वन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, तो हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं बचती है। इधर देखें ना, इधर बची हुई है। लेकिन अगर कोई और आप क्वेश्चन देखेंगे ना, जिस तरह ये इधर रकम नहीं बची हुई है रिमाइंडर के अंदर, जो एक्स वाली टर्म है ना वो नहीं बची हुई है, तो इसके अंदर ये इसका आंसर है एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है द पोलिनोमियल एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स। अगर ये एक्स माइनस ए एफ एक्स का पोली यानी कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ ए जो है ना वो जीरो के इक्वल होता है। उसकी वजह ये है, मसलन इधर हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स, इधर कुछ भी रकम लिखी होती है, फिर इस चीज को हम ना जीरो के बराबर रखते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए आ जाती है। जब हम एक्स की जगह पर ए पुट करते हैं ना तो इसका जवाब क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि जो एक्स माइनस ए है ना ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, जो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का, ये क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर ये लिखा है द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो एक पोलिनोमियल गिवन है, इसका कौन सा फैक्टर है, यानी कि इसमें आपने ना ऐसा नंबर लेना है जो इधर पुट करें और जवाब क्या है, जीरो आए। तो इसमें हम ऐसे करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ना इसको जीरो के बराबर पहले पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक्स का जवाब कितना आएगा, टू। अब ये जो टू है ना इसमें पुट करके देखते हैं, इधर हम लिखते हैं एफ ऑफ टू, अब इधर हम लिखेंगे टू की पावर थ्री माइनस सेवन, और फिर इधर टू लिखेंगे और प्लस सिक्स। अच्छा, टू की पावर थ्री कितना होता है, एट, और ये कितना बन जाएगा माइनस फोर्टीन, और ये कितना बन जाएगा सिक्स। तो ये सिक्स और एट, फोर्टीन, फोर्टीन माइनस फोर्टीन जीरो, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, एक्स माइनस टू जो है इसका फैक्टर है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो क्या है, एक्स माइनस टू है। कोई और आप करेंगे ना तो जवाब जीरो नहीं आएगा, अगर जवाब जीरो नहीं आ रहा तो वो उसका फैक्टर भी नहीं होता है। इस वजह से हम ये कहेंगे एक्स माइनस टू जो है ना वो पोलिनोमियल जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है ना उसका फैक्टर है। उसके बाद लिखा है द शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। जो एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का किसी पोलिनोमियल की, वो कौन सा मेथड है। अच्छा, वो आपने याद रखना, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के इधर आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि सिंथेटिक डिवीजन ना होती कौन सी है। कि आपने ना जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो लिख लेने होते हैं, जिस तरह ये वाले। तो ये देखिए हमारे पास ये काफ़ी बड़ी रकम है, ये लिखा हुआ है जी पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं, पी क्यू सी डी ये लिख लेते हैं। फिर जिससे आपने डिवाइड करना है एक्स माइनस वन से, अगर डिवाइड करना है इसको जीरो के बराबर रखें, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ए को इधर लिख लेंगे, ये वाली टर्म नीचे लिखते हैं। फिर इस p को a से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बन जाएगा, ए पी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे q प्लस ए पी, फिर इसको ये a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए क्यू प्लस ए स्केयर p बन जाएगा। ठीक है, फिर इधर लिख देंगे, फिर इसे ऐड करेंगे। ये जो मेथड होता है ना इसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो ये शॉर्टकट मेथड है किसके लिए, फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के लिए। तो इसका नाम क्या जी, सिंथेटिक डिवीजन है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है फॉर अ स्टेबल सिस्टम, अगर हमारे पास कोई स्टेबल सिस्टम है, ऑल पोल मस्ट लाई इनसाइड अ डैश सर्कल, तो किस सर्कल के ना अंदर
जो है ना पोल्स वो लाई करने चाहिए। क्या वो यूनिट सर्कल होगा, स्मॉल सर्कल होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होगा, या ऑसिलेटिंग सर्कल जो सर्कल है ना वो होगा? इसका आंसर है यूनिट सर्कल। अच्छा, इसको भी देखते हैं, यहाँ पर किसी जगह पर इसका क्या पता दी होगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू वगैरह ना, तो इस जगह पर देखते हैं। ये एक्सरसाइज जो है आगे जी 9.2 से पहले जो थ्योरी है ना, इसके अंदर क्या पता इन्होंने ना इसके बारे में, ये जो पैरा ना, इसको आपने पढ़ लेना है। तो इसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने इसकी वैल्यू दी हो। तो इसको यहाँ से अगर देखा जाए तो यूनिट सर्कल का ना किस जगह पर इसका कोई अगर है, तो आपने इधर से पढ़ के ना देख लेना, क्योंकि ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके जो जवाब है ना वो यूनिट सर्कल ही है। ठीक है, तो बाकी ये इस पैरे के अंदर, यहाँ जो पिछला पैरा ना उसके अंदर इसकी जो वैल्यू है ना वो दी होगी। तो इसका जो जवाब है वो आपने याद रखना है कि जो स्टेबल सिस्टम होता है, जो तमाम पोल्स जो होते हैं ना वो किधर लाई करते हैं, इनसाइड आ यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल रिग्रेशन है इज यूज्ड इन, ये किसके अंदर यूज होती है? सिग्नल्स के अंदर, कोडिंग के अंदर, फिल्टरिंग के अंदर, या मॉडलिंग के अंदर होती है? ये मॉडलिंग के अंदर होती है। ठीक है, तो ये भी इधर क्या पता इन्होंने दिया हो, या जिस तरह ये लिखा है रिग्रेशन मॉडल, तो ये इससे जो पिछला, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर इन्होंने ना इसके बारे में ना डिटेल दी होगी। जिस तरह इधर भी देखें, पोलिनोमियल रिग्रेशन, ये सारी चीजें इन्होंने ना बताई हुई हैं। तो इसकी थ्योरी देखते हैं जी किस जगह से स्टार्ट हो रही है, वहां से फिर इसको देख लेते हैं। तो ये इधर इन्होंने बताया हुआ है, ये किसके अंदर होती है। यानी कि इसको अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ इसका जवाब दिया होगा, ये पोलिनोमियल रिग्रेशन है यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। ये लफ्ज आ गया ना, मॉडलिंग, ये इसके अंदर इस्तेमाल होती है। पोलिनोमियल रिग्रेशन जो है ना ये होती है। तो ये होती क्या चीज है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडिंग वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। तो इस वजह से ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इन जो एमसीक्यूज हैं इनकी समझ आ गई होगी कि इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरह ये जो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 9.2 इसके जो क्वेश्चन थे और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे ये हमने सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।